नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। इससे पहले हम जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में सारी चर्चा एक एक करके कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ज्योग्राफी का, इनकी जो भूगोल है उसका घटना चक्र बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मंथन किया जा रहा है। इसका मंथन किया जा रहा है दोस्तों। इस पर एक्सप्लेनेटरी चर्चा की जा रही है। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बखूबी आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट चाहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, बने रहें और थोड़ा सा प्यार दिखाएं। इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखो, निवेदन ही कर सकते हैं और आपका निवेदन हमारा, आपका प्यार हमारे लिए। निवेदन आपका और प्यार हमारा दोस्तों, ये बात कहना चाह रहा था मैं। चलिए बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियां। तो लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। यहां से देखो क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, उनके बारे में कहीं ना कहीं उनका अववाह क्षेत्र के बारे में चर्चा होती रहती है। अब मैं थोड़ा बड़ा करके ये जो थ्योरी है इसको बड़े में पढ़ाऊंगा, जिससे आप तक वो अच्छे से पहुंच पाए। जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें उस तरीके से देखेंगे। चलिए बात करते हैं। बात करेंगे दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में, साउथ वाला इलाका है, साउथ इंडिया की बात हो रही है। मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट द्वारा होता है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से देखो मैप बना लो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, इधर वाला ये हो गया साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है दोस्तों। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। मैं मैप बना दूं इस तरीके से, थोड़ा सा आपको मैप बना के देता हूँ। इस तरीके से ये है, ये इंडिया का मैप है, ये इसकी बात कर रहे हैं। जो पश्चिमी तट है ये वाला है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर वो नदियां गिरती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर, मोस्ट ऑफ दैट नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी छोड़ देती हैं। और यहाँ पर पूर्वी तट के पास में, कलर चेंज करते हैं, पूर्वी तट के पास में डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां, उनका ढाल इस तरीके से कहां पर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। समझ गए? यहीं से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से मोस्ट ऑफ दैट नदियां निकलती हैं। वो अरबियन सी में नहीं गिरती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं और यहाँ पर एक अच्छा खासा डेल्टा बनाती हैं। और ये डेल्टा बहुत अच्छी फर्टाइल भूमि को जन्म देते हैं। इतनी छोटी सी थ्योरी को इस तरीके से समझो। समझ गए? चलिए अब बात करेंगे आगे। आई होप से समझ गए। तो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हुई, अभी बात की मैंने, ईस्ट की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती व माही मुख्य नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में ये नदियां भी मुख्य कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती व माही मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये नदियां कहां पर, पश्चिम की ओर बहती हैं, इधर इधर मैं बताऊंगा अभी। और ये जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ये ऐश्वरी यानी कि ज्वारा नदमुख का निर्माण करती हैं। ये एक ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। ये नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। देखो दक्षिण भारत की नदियों का मैप देख लो आप एक बार दोस्तों, समझ रहे हैं आप? देखो यहाँ से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, लूनी, यमुना, चंबल, रामगंगा, गंगा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। और ये ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है। अब ये दक्षिण भारत की नदियां देखो, यहाँ पर आप, नर्मदा इधर बह रही है, ताप्ती भी इधर है, पैन गंगा यहाँ गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये है मंजरा भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये महानदी है, यहाँ पर कोयल है, यहाँ स्वर्ण रेखा है। कई बार नदियां यहाँ से ऐसे आती हैं कि भाई नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो यहाँ पर दामोदर है ऊपर, यहाँ स्वर्ण रेखा, ये कोयल है, ये महानदी है। आप इस तरीके से इनको लगा सकते हो। फिर यहाँ पर एक गोदावरी आ गई, उसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। मजरा, भीमा, भीमा किसकी है, ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा यहाँ पर आ गई। और तुंगभद्रा भी किसकी है, कृष्णा की है, ठीक है। उत्तरी पेन्नार यहाँ पर है, ये बह रही है यहाँ पर। दक्षिणी पेन्नार इधर है, कावेरी इधर, देखो कावेरी यहाँ पर है, कावेरी के नीचे वेंगई है। कई बार कावेरी और वेंगई को नीचे नॉर्थ से साउथ लगाने को आया, तो यहाँ पर वेंगई है, तो वेंगई सबसे साउथ में पड़ रही है। अब ये देखा होगा यूपीपीसीएस 2024 वाले 25 वाले प्री में एक नदी आई थी, यहाँ पर केरल की नदी थी, वेंगार करके थी, उसके साथ शायद कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। तो इस तरह की नदियां हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये सब याद रखने की जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बात करेंगे क्या होगा। अब आ जाते हैं इधर कुछ और नदियों की तरफ। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है, ओरिजिन कहां से निकलती है, कहने का है, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। तो अमरकंटक, मैकाल क्या है, मैकाल एक माउंटेन है, वहां पर अमरकंटक एक चोटी है, वहां से ये नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी,
अमरकंटक की चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इसके उत्तर में दोस्तों ऐसे अगर मान लें तो इसके उत्तर में विंध्याचल, नॉर्थ में इसके नर्मदा के विंध्याचल है। यहाँ पर क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। और दक्षिण में यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा पर्वत। तो इसके नॉर्थ में विंध्याचल और दक्षिण यानी कि साउथ में सतपुड़ा माउंटेन स्थित है दोस्तों। समझ रहे हैं? इन दोनों पर्वतों के बीच, यानी कि अगर बात करें पर्वतों के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है। इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी बहती है, रिफ्ट वैली बहती है, जिसमें ये नर्मदा नदी, जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर इसलिए बहती है क्योंकि वो रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो वह 1312 किलोमीटर। नर्मदा की लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। एवं नदी का जो जल ग्रहण है यानी कि उसका जो ड्रेनेज एरिया है पूरा, वह 98,796 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर। वहीं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। वहीं जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गाद से बहती है। तो जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी कहां पर? गहरे गाद से होकर बहती है, जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। कहां पर ये? तो जहां पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। कहां पर? जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में। और वहां जहां तीव्र ढाल से गिरती है वहां पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। वहीं तापी या ताप्ती नदी की बात करें, तापी और ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर, उसकी 1312 थी, और इस तापी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। और अववाद क्षेत्र जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। अववाद क्षेत्र कितना है? 65,145 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। कहां से? एमपी से, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। और वहीं गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, उसके बाद नर्मदा का नाम आता है, उसके बाद कौन सा है? नर्मदा। गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहलाएगी, क्योंकि गोदावरी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। समझ रहे हैं? यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर, यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर, याद रखना दक्षिण मध्य यानी कि जो भारत में ये इलाका है इसको पार करके साउथ ईस्ट में, दक्षिण ईस्ट में साउथ ईस्ट की ओर बहती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस तरीके से मैं एक बार फिर से मैं बनाता हूं इंडिया का इस तरीके से। तो ये कहां से? दक्षिण भारत के मध्य से निकली है और दक्षिण पूर्व इधर को बहती हुई कहां पर? यह बे ऑफ बंगाल या उसकी खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवादन सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम किसका बड़ा है, वो है गोदावरी नदी का, क्योंकि गोदावरी नदी की लंबाई भी 1465 किलोमीटर है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। और इसकी जो द्रोणी है, इसका ड्रेनेज जो है दोस्तों, इसका ड्रेनेज समझो, इसका ड्रेनेज कितना है? इसका ड्रेनेज है कितना? इसका द्रोणी महाराष्ट्र यानी कि नदी द्रोणी का 50% भाग, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उसके बाद पुडुचेरी यानी कि जो यनम में स्थित है, इतने इलाकों में पड़ता है। यानी कि इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में तो अकेले पड़ती है 50%, लेकिन बाकी का 50% कहां पर है? तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी में। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। अब इन सहायक नदियों की चर्चा करते हैं। तो गोदावरी में जो सहायक नदियां मिलती हैं, जो मैं जिसकी बात कर रहा था, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसे याद रखो। पूर्णा, पी से पूर्णा, प्राणता, पी से प्राणता, मजीरा, एम से मजीरा, आई से इंद्रावती और वी से वैनगंगा। इसको बना लो। पीएम वीआईपी बन गए, ऐसे कर लो। पीएम, एक मिनट, पीएम साहब वीआईपी बन गए। ये गोदावरी नदी की क्या है?
ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गोदावरी नदी की पीएमवीआईपी साहब क्या है, पीएमवीआईपी हो गए, इसका मतलब है ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है। पी से होगी प्रणता, एम से होगी मजीरा, बी से होगी वैनगंगा, आई से होगी इंद्रावती और पी से पूर्णा ले लो। ऐसे करके चाहो तो याद कर सकते हो, अपनी खुद की भी कोई ट्रिक बना सकते हो, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो प्रणता ये होगी, मजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा। गोदावरी नदी का बड़े आकार और विस्तार के कारण, गोदावरी नदी को उसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा, साउथ गंगा या ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं कृष्णा नदी दोस्तों, जो कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, कहां पर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर, याद रखना, कहां पर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? कृष्णा नदी। तो दूसरी जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद, दैट इज कॉल्ड कृष्णा नदी। उसके बाद नर्मदा का नाम आएगा। समझ रहे आप? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कौन? कृष्णा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, मैं कृष्णा की सहायक नदियों की बात कर रहा हूं, कृष्णा की जो सहायक नदियां उनकी बात कर लेते हैं। जैसे तुंगभद्रा है, कोयना है, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मूसी के किनारे हैदराबाद नगर बसा हुआ है। समझ रहे आप? हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो बसा हुआ है। समझ रहे आप? तो अब मैं बात करूं कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है, ऐसे देख लो, तुंगभद्रा हो गई, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। अब इनको बना लो, टीके एमपी कुछ करके बना लो, जैसे बनाना हो, एमपी ऐड करके, जो भी बनाना चाहो, जो ट्रिक आपको समझ में आए इसलिए बना लो। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज में से एक है दोस्तों। समझ गया? और इसका जो द्रोणी है, बेसिन एरिया है, वो महाराष्ट्र, याद रखना, मैं कृष्णा की बात कर रहा हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा नदी। इसका जो द्रोणी है, बेसिन एरिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, यानी कि 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। वहीं कृष्णा नदी, उसका जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। तो कृष्णा नदी विवाद को लेकर कई बहुत सारी जो है जुडिशियल पीठ बनी है, जो 1966 में भी बनी है। तो आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में इस कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद बना हुआ है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश आर.एस. बचावत, याद रखना, आर.एस. बचावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। वही महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। महानदी जो है कहां पर है? तो महानदी दोस्तों, ऐसे इंडिया का मैप है इस तरीके से, तो यहां पर है महानदी, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो कहां पर? छत्तीसगढ़ से, कहां पर? छत्तीसगढ़ से सियावा पहाड़ी है वहां पर, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पड़ता है उसकी सियावा पहाड़ी के धमतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर, इधर की ओर बहती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में सियावा पहाड़ी धमतरी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और 851 किलोमीटर 851 किलोमीटर लंबी है नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कहां पर? 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप, जो पारादीप क्या है दोस्तों बताइए? ये उड़ीसा में क्या है? पारादीप एक पोर्ट है, एक क्या है? पोर्ट है। पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। अब आते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी, ये महानदी की बात होती है, महानदी पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। पारादीप एक पोर्ट है दोस्तों, समझ रहे? बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है और बहुत ही डीपेस्ट पोर्ट है। अब बात करेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में, याद रखना, कर्नाटक के कोडागु जिले में, कोडागु जिला कहां है? कर्नाटका में। वहां ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कावेरी की लंबाई कितनी दोस्तों? 800 किलोमीटर, याद रखना, 800 किलोमीटर लंबाई पहाड़ियों से निकलकर 81,155 वर्ग किलोमीटर का अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कितना? 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन सी? कावेरी नदी। और यह तिरुचिरापल्ली के निकट, याद रखना, यह है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
तो तिरुचिरापल्ली कहां पर है? कर्नाटक के आसपास ही है। तो ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। इसका अगवा क्षेत्र केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में दोस्तों। तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है इसका ड्रेनेज एरिया, और तिरुचिरापल्ली की तमिलनाडु में है, तो ये वहां पर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो, तिरुचिरापल्ली जो है बंगाल तमिलनाडु में पड़ता है। तथा संघ शासित जो यूनियन टेरिटरी मैं बात कर रहा हूँ पडुचेरी, पडुचेरी में विस्तृत है। तो चार स्टेट्स में है, 4 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पदुचेरी में। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। जब पहाड़ी से आ जाती है निकलकर, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई नापते हुए जब ये कावेरी नदी पहाड़ी से नीचे आती है तो दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है। कहां पर? दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है, जहां पर यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। समझ रहे आप? श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। वहीं कावेरी नदी पूछा जाएगा कि यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम या श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? दैट इज कावेरी नदी। और यह नदी पहाड़ी से नीचे उतरकर दक्कन के पठार में भी प्रवाहित होती है, ये बात भी मिस करने वाली नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। मैं बात कर रहा हूं ट्रिब्यूटरीज की दोस्तों। कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी, ऐसे करके ABH के याद कर लो। ABH के यानी कि अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी, ये किसकी नदियां हैं? ये नदियां हैं कावेरी की। कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां सारी। समझ गया आप? ए भाई एम नॉट रॉन्ग, आप समझ रहे होंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे हमें आपका थोड़ा सा प्यार आपका मिल जाना चाहिए। इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं। तो इसकी नदियां हो गई ABH के करके, जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बात करें भारत में आयतन वॉल्यूम की दृष्टि से, मतलब पानी के वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो कावेरी नदी बनाती है। कौन बनाती है? कावेरी नदी। वर्ल्ड में बताइए कौन सा है? वर्ल्ड में विक्टोरिया फॉल्स है दोस्तों। विक्टोरिया फॉल्स है जो कहां पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कहां है? कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है किस पर है? अमरावती नदी पर, सॉरी कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी मैंने बताई, अमरावती हो गई, भवानी हो गई, हेमावती हो गई और काबिनी हो गई ABH के। मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं कि आप तक ये पहुंच जाए। शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात द्वारा यानी कि वाटरफॉल के द्वारा उत्पादित विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो जलप्रपात है, वाटरफॉल का काम क्या है? वाटरफॉल के बहुत सारे काम है। सबसे पहला काम है कि वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना। तो जलप्रपात द्वारा उत्पादित जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में, कहां पर है? मैसूर, बेंगलोर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में, यानी कि कर्नाटक वाले इलाके को प्रदान की जाती है। वहीं एस्चुरी की बात करें, एस्चुरी दोस्तों जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है। हिंदी में देखो एक बार से मीन्स के लिए, एस्चुरी जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र तथा नदियों के ऐसे मिलान बिंदु को एस्चुरी यानी कि ज्वारनद कहते हैं, जहां पर वो नदियां बहाकर लाए गए मलबे को बहकर समुद्र में ले जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है वो है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है दोस्तों? सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी सबसे बड़ी है, याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है दोस्तों। समझ गए? अब कुछ नदियां हैं, उनके उद्गम सोर्स हैं, लंबाई इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सो प्लीज मिस मत करना। चलिए बात कर लेते हैं क्या है। नर्मदा नदी की बात करेंगे। देखो नर्मदा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, जो ओरिजिन है, वो अमरकंटक पठार से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। समझ रहे हैं? सबसे लंबी नदी देखें तो यह गोदावरी, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, 1465। नंबर 1 की लंबाई है इसकी। प्रादीपीय नदियों की बात कर रहा हूं, प्रादीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। उसके बाद दूसरी लंबी नदी है कृष्णा। कृष्णा जो है ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, इसका भी ओरिजिन है। तो उद्गम का है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये दूसरी लंबी नदी है प्रादीपीय भारत की। तीसरी की बात करें नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी दोस्तों जो अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है, 1312 किलोमीटर। ये तीसरी लंबी नदी है प्रादीपीय भारत की। उसके बाद देखिए महानदी की बात करें, ये भी सियावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से
851 है। उसका ताप्ती आ जाओ। ताप्ती दोस्तों मुल्ताई बैतुल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और ये 724 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये भी कहां पर, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ये भी अरेबियन सी में, नर्मदा और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है, गिरती हैं। महानदी कहां से निकलती है देखो आप, तो महानदी दोस्तों कहां से, स्यावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़, इसकी लंबाई 851 है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कोडागु कर्नाटक जिले से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबाई में बहती है दोस्तों ये। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट फैक्ट, यहां से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे, ये जरूर मिस मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए दोस्तों। बात करने वाले नदी और उनकी सहायक नदियों, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है। चलिए बात करते हैं क्या है। बात करेंगे गोदावरी, गोदावरी नदी की सहायक नदियों की। पहले एक बार देखो, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणता, मजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। समझ रहे हैं क्या क्या, इंद्रावती है, वैनगंगा, मजीरा, प्राणता, वर्धा और पूर्णा है, ये गोदावरी की है। तो ऐसे पूर्णा देखो, मैंने ऊपर ही बताया था, पूर्णा हो गया, पूर्णा के बाद प्राणता हो गया, ऐसे करके पीएम करो पूर्णा, उसके बाद मजीरा हो गया, फिर वीआईपी हो गई, पीएम साहब, ऐसे करके मैंने टिक बनाई। पी से पूर्णा हो गया, एम से मजीरा हो गया, वी से वैनगंगा, आई से इंद्रावती और पी से प्राणता हो गया। फिर एक और बची, वी मतलब वर्धा कर लो, दो हो गई, वी से वी2 कर लो ऐसे करके, या वीवीआईपी कर लो, ऐसे कर लो, जैसे ही बनाना चाहो ट्रैक। तो ये हो गई गोदावरी नदी की सहायक नदियां दोस्तों, समझ रहे आप। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आते हैं कृष्णा पे। ऊपर बताया मैंने, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सारी जो सहायक नदियां हैं ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी पे जाओ, अमरावती, मैंने बताया था, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी बीएच के। महानदी की आ जाओ, महानदी की जो नदियां, शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल, सीटी कर लो ऐसे करके। तो जो शिवनाथ है, हसदेव है, ईब है, तेल है, ये महानदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो यहां से एक क्वेश्चन 100% कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सो प्लीज इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी मिस ना किया जाए। डोंट अंडरस्टिमेट एंड डोंट मिस दिस गोदावरी एंड उसकी सहायक नदियां। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर, प्रश्न कोश की चर्चा करेंगे। गॉट इट, चलिए बात करते हैं। चलिए देखो, प्रश्न कोशक क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। देखो, पश्चिमी घाट की नदियां, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब बात हुई थी नर्मदा, तापी और माही नदियां हैं, ये मैं बताता चलूंगा, नर्मदा, तापी और माही नदियां। तो जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी, एस्चुरी बनाती हैं दोस्तों, वो ज्वारान्मुख का निर्माण करती हैं। तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। सो ए इज योर आंसर हो सकता है इसमें, समझ रहे हैं आप। तो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, वेस्टर्न घाट की बहुत सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें नर्मदा, तापी और माही है। और ये नदियां छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा कि नर्मदा और तापी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, जो मैंने बताया था। ठीक है, देखिए आपका इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों। क्या है, आर ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ ए सही है इसका, इसका ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए इज योर आंसर। देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, 13, 14, 10 में। पढ़ लो इसको एक बार। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। तो इसमें विकल्प ए सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पूर्वी और पश्चिमी नहीं पूछा, इसलिए हम पश्चिमी नदियों को मानकर ए सही आंसर मानते हैं। नेक्स्ट आइए, देखो पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोबारा। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सभी प्रमुख नदियां, यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, सभी नहीं गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये सही हो गया। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, बिल्कुल सही है। तो कहां से बहती हैं, विभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। तो आंसर हो गया इसका ए, आर ए दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, समझ रहे आप। ऊपर बात हुई थी वैसा ही है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां मैंने ऊपर बताया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन चाहो तो पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट, आराम से लाउडली पढ़ सकते हो। गॉट इट,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा जो नदी है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 13 का क्वेश्चन है, याद रखना इंपोर्टेंट है। देखो, जो नर्मदा नदी है यह एक रेखीय विभ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, सही है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, मैंने बताया था बिंद और सतपुड़ा के बीच में, ऊपर ही बताया था इस तरीके से। ये यहाँ से नर्मदा नदी है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। ये थोड़ा सा सेट नहीं बनता है, बाकी का एक और दोनों सही हो सकते हैं। तो यहाँ एक और दो नहीं दे रखे, मैं एक और दोनों सही मानूंगा, तीसरे वाले के बारे में कोई खास तथ्य नहीं है। देखो, नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्याचल या बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान जो है पूरब की ओर है। तो याद रखना, ये मध्य भारत पश्चिम की ओर नहीं है, ये गलत हो गया, तो ये ईस्ट की ओर है, पहले भी बात हुई है। तो मध्य भारत में भूमि का ढलान पूरब ईस्ट की ओर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इस प्रकार कथन और एक दो सही होंगे, विकल्प में नहीं दिया गया है, समझ रहे आप। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बात हुई थी सतपुड़ा और विंध्याचल। विंध्याचल ऊपर है और सतपुड़ा इसके इधर है। यहाँ पर क्या है? नर्मदा घाटी है। ये सतपुड़ा इसके साउथ में है और विंध्याचल उसके उत्तर में है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? दैट इज नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा दोस्तों। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं, ऊपर बात हुई थी नर्मदा अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ए गलत है, आर सही है। यह एक रिफ्ट वैली में बहती है, ऊपर बात हुई थी, तो रिफ्ट वैली में बहती है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नर्मदा नदी दोस्तों अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है। देखो, जब भ्रंश घाटी में बहनेगी, यहाँ पर ऐसे तरीके से कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, तो जो गाद निकल के जाएगी ना इधर, वो यहीं पर सिमट जाएगी, यानी कि रिफ्ट वैली में घिरी रह जाएगी, इसलिए वहां पर वो डेल्टा नहीं एस्चुरी बना पाती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी जिसे फॉल्ट ट्रप से होकर बहती है? दैट इज नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दैट इज नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? यह याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? यह है संरचनात्मक मूल। दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण करके एस्चुरी का निर्माण करती है। सी व डी दोनों सही है, ठीक है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करेंगे अब, क्या है? अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? दैट इज ताप्ती। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी वो भी विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? दैट इज तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? देखो कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे तापी, ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी सारी नदियां गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? दैट इज तापी। दैट इज तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? दैट इज राजनांदगांव। जो राजनांदगांव है वो नर्मदा बेसिन का भाग है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन याद रखना। छत्तीसगढ़ के जो जनपद है रायपुर, कोरबा, बस्तर, राजनांदगांव, ये सब छत्तीसगढ़ के जिले हैं। इसमें से राजनांदगांव जनपद का 6% भाग हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी, जो कवर्धा जनपद है, ये भी नर्मदा बेसिन का एक भाग है दोस्तों। किसका? नर्मदा बेसिन का भाग है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी यानी कि अनूपपुर से, जबकि महानदी का उद्गम होता है स्यावा पहाड़ी धमतरी से, धमतरी जिले से होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दैट इज नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा नदी का
उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? यह है अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक सोर्स है? यह बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार है जो सोन नदी का वास्तविक सोर्स है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सी इज योर आंसर। बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार सोन नदी का वास्तविक सोर्स है। ये देख लेना, ये पढ़ लेना पूरा, ये मैं बता चुका हूं एक बार, ये पूरा पढ़ लेना आप चाहो तो, ठीक है। अमरकंटक में ये है, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखो, ये पढ़ सकते हो आप। गॉट इट, ठीक है, देख सकते हो ये वाला। अब बात करेंगे 21 पे, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अब ये पूरा, ठीक है, मैंने बता दिया। वैसे बात करेंगे पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां, जो रिवर्स है, जो पश्चिम की ओर होती है, ये पहले ही बात कर चुके हैं। तो यह है नर्मदा और ताप्ती, राप्ती नहीं है, ताप्ती है। सो 1 और 2 इज योर आंसर। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। वही राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से, याद रखना कहां से, जो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में इधर प्रवाहित होती है। अतः उत्तर विकल्प एक सही हो गया। नेक्स्ट है 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दिस इज नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? दोस्तों, कौन पश्चिमी घाट से, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वहां से नहीं निकलती है? यह है ताप्ती या तापी। बाकी गोदावरी, कावेरी और कबाम तीनों ही नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। ताप्ती या तापी जो है कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर जिला बैतूल से निकलती है तथा अरब सागर में अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम, याद रखना ये कबाम नदी, कबाम नदियां ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, 24 पे आ जाओ, क्या है? निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, यू नो वेरी वेल, ताप्ती नर्मदा। 25 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है? 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर आगे जाकर पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। पहले भी मैंने थ्योरी में इस बात को बताया हुआ है। दिस इज कावेरी नदी। कौन सी? ये नदी है कावेरी नदी, जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। देखो आईएएस में आया क्वेश्चन है 1996 में, तो यह है कावेरी रिवर। दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अब्बा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अब्बा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। यह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी बोलते हैं केकेटी। दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, प्रश्न का उत्तर ए माना है, जबकि जो एनसीईआरटी की सबसे गोदावरी है जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? ये कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र भी इंक्लूड हो सकता है। दोस्तों, ठीक है, ये पहले ही बात हो चुकी है इस पर। देखिए, जो कृष्णा नदी जल विवाद है, हमने एक्सप्लेन भी किया है इसको, ये तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम बताना है। लंबाई के, देखो गोदावरी सबसे लंबी है, तो जहां पर गोदावरी स्टार्टिंग में उसको रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो। फिर नर्मदा है दोस्तों, तो गोदावरी के बाद जिसमें नर्मदा है उसकी लंबाई होगी, महानदी की लंबाई 851 है, तो गोदावरी नदी की लंबाई होगी 1465। आईएएस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी की लंबाई होगी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की होगी 1312 किलोमीटर, महानदी की 851
और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। नीचे 4 नदियों के नाम है, लंबाई की दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम आपको बताना है, क्योंकि सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी नदियों तक कौन सा है? सबसे लंबी नदी गोदावरी, सुना गोदावरी इज दैट। नंबर 2 पर कृष्णा, तो ये कृष्णा इज दैट। नंबर 4 पर नर्मदा, तो नर्मदा इज दैट। उसके बाद महानदी, यानी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। गोदावरी की लंबाई 1465, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर बनती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया था दोस्तों? यह गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य किया था। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। कितने? 14 लिंक किए जाने प्रस्तावित हैं। IAS 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट? प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर देख रहे हैं आप, एक तो पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल में, और नॉर्थ से साउथ का दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताना है दोस्तों। क्या है? तो देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए पहले है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी और गंगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना, IAS 2002 का क्वेश्चन है। सबसे पहले उत्तर में पड़ेगी नॉर्थ साइड में स्वर्ण रेखा, फिर आएगी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, उसके बाद वेंगई नदी पड़ती है। सबसे साउथ में कौन सी? वेंगई नदी आती है दोस्तों, ये वाली बात याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वह सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई है। भारत का अफवाह मानचित्र देखने पर स्पष्ट होगा कि सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई नदी सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है दोस्तों। 34 पे आ जाओ। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, यानी कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है? तो दक्षिण भारत की नदियां बनाती हैं वृक्षनुमा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से वृक्षनुमा वो ड्रेनेज सिस्टम बनाती है दोस्तों। मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह कावेरी नदी का उद्गम ये आंध्र प्रदेश में होता है। जो कावेरी नदी का उद्भव है कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है जो कोडागू जिले में स्थित है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? देख सकते हैं, देखिए बी और डी दोनों मानी जा सकती हैं। बी और डी क्यों मानी जाएंगी? नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। वहीं सिंधु नदी का उद्गम सोर्स भारत के बाहर है। इस हिसाब से सिंधु को भी एक बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो अन्य नदियों का सोर्स भारत में, अतः विकल्प बी और डी दोनों हो सकते हैं। पर ये एग्जामिनर का परसेप्शन क्या है, वो किस बेस पर इसको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आइए 37 पे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? दिस इज महानदी। देखो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी जो गोवा में है, ये तीनों नदियां ही एस्चुरी बनाती है। महानदी जो है बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्यावा पहाड़ी से निकलती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से धमतरी जिला है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? यह ताप्ती नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। ROR देखो 2014 का क्वेश्चन है। 40 पे आ जाओ। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी में से किसी की भी कोई भी सहायक नदी नहीं है दोस्तों। देखो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है तेल नदी। महानदी की अन्य सहायक नदियों में है शिवनाथ, जोंक, हसदेव,
ईव और मांड आदि हैं दोस्तों। ये सारी नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की निम्नलिखित नदियों की घाटों में किनमें जल का अभाव है, ये आपको बताना है। यह 1 और 2, साबरमती घाट और दूसरा है ताप्ती घाट। कृष्णा और कावेरी में नहीं है, सो आंसर है ए। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। कहां पर? साबरमती और ताप्ती नदी के घाटों पर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर, यानी कि एक ऐसे इस तरीके से यहां से एक उत्तर नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है और प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है दोस्तों, दूसरी अरब सागर की तरफ। तो ये अमरकंटक से नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। एक हो रही है सोन नदी की, जो गंगा में मिल जाती है और बे बंगाल में मिलती है बाद में, और गंगा नदी में मिलती है, क्योंकि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन सी? सोन नदी। अमरकंटक से सोन नदी व नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में दोस्तों पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट बात करेंगे 43 पाई। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। डी, ना तो एक ना दो, दोनों ही सही नहीं है। पूछना कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है। देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, याद रखना इंपोर्टेंट है। केरल में ईस्ट की साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड में प्रवाहित होने वाली नदियों में है पाम्बार, भवानी और कबानी है। वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से, याद रखना, पूर्व से ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार कथन दोनों सही नहीं है। दोनों कथन क्या है? सही नहीं है। नोट माय पॉइंट। 44 पाइए क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यह गोदावरी, बात हुई थी अपनी। नर्मदा नदी का है 98,796 वर्ग किलोमीटर। महानदी का है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। गोदावरी नदी का है दोस्तों 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। तो नंबर 1 पर गोदावरी हो गई। नंबर 2 पर है कृष्णा, याद रखना 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पर है कौन सी? महानदी, जिसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 1,41,589। नंबर 4 पर नर्मदा है। ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकते हैं, इसलिए याद रखा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, इनमें महानदी सबसे बड़ी है। ऊपर देखा महानदी का है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। गॉट माय पॉइंट। 2 बार देखो क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। 46 पे आ जाओ, क्या है? याद देखो महानदी घाटी जो है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1 लाख कितने देश कितने स्टेट हैं? यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, करीब 5 स्टेट। 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। नर्मदा बेसिन का विस्तार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र, जहां 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर है। कावेरी बेसिन का विस्तार है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कावेरी सिर्फ 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ताप्ती बेसिन का विस्तार दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट बात करो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नर्मदा बेसिन। इनमें देखा जाए तो सॉरी नर्मदा नहीं, गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही यह प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। वहीं महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? दैट इज गोदावरी।
नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, दैट इज गोदावरी। RO मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तो प्रायद्वीपीय जो सबसे लंबी नदी है दैट इज गोदावरी नदी। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां, कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों? देखिए वंशधारा, प्राणहिता और इंद्रावती और पेन्नार। वंशधारा को हटा दो, एक को हटा दो भाई साहब, एक को नहीं है तो बचा। पेन्नार को हटा दो तो आपका आंसर आ गया 2 और 3। मैंने बात की थी वहां पर कौन सा था, पीएम की ड्यूटी वीवीआईपी में लगा दो। ये है महानदी की क्या है, सॉरी गोदावरी की सहायक नदियां। तो पेन्नार नहीं हटा दो तो ये कौन सी है, प्राणहिता और इंद्रावती। सो 2 और 3 राइट आंसर। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता हो गई, वैनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदियां दी हैं। जो पेन्नार है, पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये किसी की सहायक नहीं है, ये पेन्नार और वंशधारा नदियां भी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। किस नदी की घाटी गहरी यानी कि खंड भूमि रेवन, जो रेवेंस होते हैं, रेवेंस के लिए विख्यात है? यह चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के माला पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। चंबल अपनी उत्कात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड या रिवाइन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 52 पाइए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, क्या है, कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं ना, कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? नागावली और वंशधारा। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा दोस्तों, ये दोनों वाली ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है। 21 का क्वेश्चन है, ये याद रखना। जो ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदियां हैं इनका उद्गम होता है रांची के पठार झारखंड से, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। कहां से? नागावली और वंशधारा नदियों का उद्गम, इनका ओरिजिन पूर्वी घाट से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों बैलाडिला की पहाड़ियां। मलगेर नदी का उद्गम स्थित कहां पर है? उसका उद्गम स्थल है मैलाडिला की पहाड़ियां। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है। मलगेर नदी कहां मिल जाती है? सबरी नदी में मिल जाती है। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या है? नदी 1 को नदी 2 से सुमिलित करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। देखो मांड और मांड का उद्गम स्थल बताना है। तो मांड नदी का उद्गम स्थल है मेन पार्ट, याद रखना। मांड नदी का उद्गम स्थल क्या है? मेन पार्ट। वही बनास का उद्गम स्थल है देवगढ़ पहाड़ी। तो बनास का कहां है? बनास नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ पहाड़ी। वही जोंक का क्या है? जोंक नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है कहां? सोनबेरा पठार। जोंक नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोनबेरा पठार। वही कैलो नदी का, यह लोडेंग पहाड़ी। कैलो नदी का उद्गम स्थल है लुडोंग, क्या है? लुडेंग पहाड़ी। छत्तीसगढ़ PCS 21 का क्वेश्चन याद रखना। तो मांड का जो उद्गम है वो है मेन पार्ट, और बनास का है देवगढ़ पहाड़ी। बनास का जोंक का हो गया सोनबेरा पठार, और कैलो नदी का हो गया लुडेंग पहाड़ी। देख सकते हो आप, समझ रहे? देखिए सारी चीजें, यह मांड का है मेन पार्ट, बनास का हो गया देवगढ़ पहाड़ी, जोंक का हो गया सोनबेरा पठार, और कैलो का है लुडेंग पहाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा जो है, तवा नदी किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करेंगे, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? यह है चंद्रहासिनी देवी। इंपोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट हो सकता है। SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा गया? यह उत्तरी दक्षिण पठार में। कहां पर? उत्तरी दक्षिण पठार में रखा गया महानदी बेसिन को दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन एंड आंसर और उनका एक्सप्लेनेशन है। सो प्लीज मिस बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, और डायरेक्टली देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में 70% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। सो प्लीज मिस मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। इस वाली वीडियो पे दोस्तों करीब 1500 व्यूज तो प्लीज आने चाहिए।
ये हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। अब नेक्स्ट बात होने वाली है अन्य नदियों की। अन्य नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, इसको कंप्लीट कर लेंगे अन्य नदियों को दोस्तों, समझ रहे आप। चलिए बात करते हैं। अब तक हो गया कौन सी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, अन्य नदियों की। उससे पहले अभी इसी वीडियो में बात हुई है दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। अब बात करेंगे अदर रिवर्स की दोस्तों। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं क्योंकि ये थ्योरी को थोड़ा बड़े करके दिखाते हैं, समझाते हैं आपको। अन्य नदियों की चर्चा होगी, समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, सतलज से चर्चा करेंगे। सतलज नदी की ये नोट्स हैं, इंपोर्टेंट है जो एग्जाम्स में आए हुए। चलिए बात करते हैं। चलिए क्या है, अब बात करेंगे सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो सतलज नदी का उद्गम या ओरिजिन तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल से हुआ है, जिसे बोलते हैं राकस लेक, उस झील से हुआ है। यह उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहते हुए सिपकला के पास, सिपकला क्या है, एक पास है, दर्रा है, ला मतलब होता है पास, दर्रे, तो यह उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहते हुए सिपकला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। याद रखना कहां पर, सतलज नदी की बात हो रही है। और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। यह भारत में ब्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में, याद रखना भारत में ब्यास नदी के जल को और पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चनाब के जल को संग्रहित करके मिठानकोट पाकिस्तान के निकट सिंधु से मिल जाती है। किससे, सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी, 1500 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। गॉट इट, ठीक है। तो सोन नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी बात करेंगे सोन नदी की। तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पठार के पास से हुई है। कहां से, अमरकंटक का जो प्लेट्यू है। सोन की प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों रेहंद और उत्तरी कोयल। यानी कि सोन नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रेहंद नदी और नॉर्थ कोयल यानी कि उत्तरी कोयल नदियां। वहीं कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में तीन धाराओं, कौन कौन सी, तीन धाराओं से बना है। यह सुन कोसी, एक धारा सुन कोसी, दूसरी अरुण कोसी एवं तमोर कोसी के संगम से होती है दोस्तों। कोसी की लंबाई है 720 किलोमीटर। कोसी की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। और यह कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। याद रखना कुर्सेला कटिहार बिहार में, कहां पर, वहां पर कटिहार के समीप बिहार में गंगा में मिल जाती है। कौन सी, कोसी नदी। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें है सुन, अरुण, तमोर कोसी प्रमुख है। सुन, अरुण, तमोर कोसी ये क्या है, ये प्रमुख है दोस्तों। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक सडन बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां से, तो दामोदर नदी का जो ओरिजिन है वो होता है छोटा नागपुर पठार से। और यह नदी भंस घाटी से यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां हैं दामोदर की, बराकर है, जमुनिया है और बरकी आदि है। तो बराकर नदी कहां बहती है, ये भंस घाटी में बहती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सहायक नदियां हैं बराकर, जमुनिया और बरकी। गॉट इट, यह जमुनिया और बरकी। गॉट इट, ठीक है। तो बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि हैं। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है दोस्तों। याद रखना दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर साउथ में हुगली में मिल जाती है। वहीं दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592। दामोदर की लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई। तो एडन नहर कहां से, 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई। वहीं गिरडी एवं दुर्गापुर के बीच यह 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गई है दोस्तों। कौन, दुर्गापुर और गिरडी के बीच में झारखंड का इलाका है। ये बात कर रहे हैं दामोदर नदी की। और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल डेजर्ट बनी है दामोदर नदी और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे हगरी नदी। ये पश्चिमी घाट से, याद रखना हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। जो हगरी नदी है, हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवती नदियां सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। वहीं झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में, जो झेलम नदी दोस्तों वह हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग जल स्रोत, जो वेरीनाग जल स्रोत है वहां से निकलती है और यह नदी उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिलती है दोस्तों। वहीं बात करें श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। तो श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है और भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचाला के निकट कहाँ होता है? भागा नदी का उद्गम बारालाचाला के निकट होता है। वहीं तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रा भागा नदी चिनाब नदी कहलाती है दोस्तों। वहीं बात करें झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। वहीं लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में दोस्तों, कहां पर? कच्छ के रण में, याद रखना। तो कहां पर? कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। श्योक नदी दोस्तों, श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। श्योक नदी को जो काराकोरम क्षेत्र है ट्रांस हिमालय में, वह मृत्यु की नदी रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकांड से लद्दाख के बीच, यारकांड से लद्दाख के बीच जो व्यापार है, एक ट्रेड रूट था, इसी नदी से होता था। वहीं जास्कर नदी दोस्तों, जास्कर रिवर जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। कौन सी? जास्कर नदी। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर, पहले यह उत्तर की ओर जाती है, फिर यह पूर्व ईस्ट की ओर बहते हुए अंततः नेमू में, जो नेमू नदी है वहां पर सिंध में, यहाँ पर नेमू में दोस्तों सिंध नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यानी 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है दोस्तों। वहीं जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर, याद रखना। जास्कर की लंबाई ज्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी की बात करें तो स्पीति नदी का जो उद्गम है वह कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम लाटोगपो एवं दो धाराएं, वहां पर कुंजम लाटोगपो एवं दो धाराओं कब्जिमा और पिंगलुंग के संगम से होता है। वहीं 60 मील बहने के पश्चात, कहां पर दोस्तों? 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी, जो काली नदी है वो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले यानी कि कर्नाटक के डिग्गी गांव, कर्नाटक के डिग्गी गांव यानी डिग्गी विलेज से उद्गमित होकर चाप के आकार का, इस तरीके से चाप के आकार का पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। चाप के आकार में पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। वहीं संकोच नदी दोस्तों उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई, कहां पर? जो संकोच नदी है वो उत्तरी भूटान, नॉर्थ भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी? संकोच नदी। वहीं माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यह नदी नरबली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुए खंबात की खाड़ी में, बे ऑफ खंबात में गिरती है दोस्तों। वहीं मीठी नदी जो है वो मुंबई स्थित बिहार झील, बिहार लेक के अध प्रवाह से उद्गमित होती हुई 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अध प्रवाह के चलते मिल जाता है
और इसकी लंबाई कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर यह माहिम की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। ये डेटा याद रखना, माहिम की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। वहीं तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। वहीं कपिलिया कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखना। अब नदियों के कुछ सोर्स, उद्गम और संगम की बात करेंगे। सिंधु का जो उद्गम है तिब्बत मानसरोवर झील के निकट है अरब सागर में। झेलम का है वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। चिनाब नदी पाकिस्तान में। चिनाब नदी का है बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल में। सतलज नदी पाकिस्तान में। रावी का है रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी पाकिस्तान में दोस्तों। वहीं ब्यास की बात करें, ब्यास नदी का है ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल में और सतलज नदी भारत में दोस्तों। इसका सतलज नदी से इसका संगम होता है, याद रखना, सतलज नदी से इसका संगम होता है। सतलज निकलती है राजस्थान तिब्बत से, सिंधु नदी में मिलती है, लूनी अरावली श्रेणी से, कच्छ के रण में मिलती है और माही नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है दोस्तों। खंबात की खाड़ी में होता है संगम। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करेंगे क्या है, ठीक है। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं यह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, झुंझा और काबुल आदि। झेलम की बात करें तो यह किशनगंगा और सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। अब बात करेंगे प्रश्न कोश की क्या हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ये बीपीएससी 22 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना की गई है। हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की क्या है। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं जबकि, ठीक है, तो देखते हैं, जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं, ठीक है। दूसरा है हिमालय नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी बात सही है क्योंकि हिमालयी नदियां ज्यादा स्टीप हैं और प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। ऐसा नहीं, ये गलत है। तीसरा गलत है, एलिमिनेट कर दो 1 और 2, राइट आंसर ए इज योर राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। वहीं हिमालय नदी युवा नदी का उदाहरण है, जो युवा नदियां हैं उसका उदाहरण है, तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। कौन सी, हिमालय नदियां। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, वह सतलज। रावी और झेलम नदी जो है चिनाब में मिलती है। रावी और झेलम नदियां कहाँ मिलती हैं, ये चिनाब में मिलती है। चिनाब सतलज में मिलती है, तो चिनाब किससे, सतलज से मिलती है। उसके पश्चात सतलज जो है सिंधु नदी से मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं, ये बहती हैं लाहौल में। चंद्रा और भागा नदियां लाहौल वाले क्षेत्र में बहती हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, पढ़ लो एक बार। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्यों के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट होता है। टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, यह सतलज। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और यह नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है हिमालय पार ट्रांस हिमालय, यह भी बात हुई थी, सतलज नदी। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, यह रावी नदी। रावी चिनाब की सहायक एवं सतलज की उप सहायक नदी है। वहीं बास्पा जो नदी है, ये बास्पा नदी, ये स्पीति एवं ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी है। जो बास्पा है वो स्पीति की और ब्यास सतलज की सहायक नदी है, याद रखना। उत्तराखंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है, यह जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड दोनों में अवस्थित है। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं, अतः ए और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं,
गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है और गोदावरी, तीनों नदियां गिरती हैं। सो ए इज योर आंसर। अच्छा, महानदी और कृष्णा और कावेरी भी गिरती हैं, तीनों, ये भी तीनों, ये तीनों, यानी 6 नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, याद रखना। तो देखिए, तो डी आंसर हो गया ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यह तेल नदी। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। हगरी किसकी? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों का उत्तर नॉर्थ से साउथ दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम करना है। तो पहले कृष्ण गंगा 1 2 3 4 है, उसके बाद है गंगा, फिर है वैनगंगा, फिर है पैनगंगा, केजीवीपी। ये नॉर्थ से साउथ लगाना था, तो कृष्ण गंगा, गंगा, वैनगंगा और पैनगंगा याद रखना। कृष्ण गंगा ऊपर है, उसके नीचे है गंगा, फिर वैनगंगा, पैनगंगा। IAS 1996 का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? यह ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ब्यास नदी है और रावी, चिनाब, सतलज, ये यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां, ब्यास नदी, चिनाब, रावी और सतलज दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 देख लेना, 1 2 3 4 कौन सी नदियां हैं? यह कोसी, कोसी है इधर, यह गोमती, ये गोमती, यहाँ कोसी, गोमती, उसके बाद घाघरा और गंडक है, यहां से याद रखना। सो ए का आंसर ए आंसर है, मतलब एक आंसर क्या। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इंपोर्टेंट है। ये दुआब है और नदियां हैं। तो जो बिष्ट दुआब है दोस्तों, वो है ब्यास और सतलज के बीच में। बिष्ट दुआब ब्यास और सतलज के बीच में। और जो बारी दुआब है वो रावी और ब्यास के बीच में। बारी दुआब रावी और ब्यास की रचना रावी और चिनाब के बीच में, और चास दुआब चिनाब तथा झेलम के बीच में। 3 2 1 4 इज योर आंसर। ए इज योर आंसर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बिष्ट द्वाब ब्यास और सतलज के बीच में है। बिष्ट मतलब ब्यास, बारी मतलब ब्यास और रावी, रावी और ब्यास के बीच में। रचना मतलब रावी और चिनाब, और चास द्वाब है चिनाब तथा झेलम के बीच में। चिनाब तथा झेलम के बीच में। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर है, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। वहीं स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? यह एडन नहर। एडन नहर को वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है, लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचती है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दोस्तों, इंद्रावती नहीं है। आगे की बराकर, जमुनिया, बार की सारी हैं। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई इसकी सहायक नदियां हैं बारकी, जमुनिया तथा बराकर है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। दोस्तों, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह हुगली नदी। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है तो दामोदर नदी नैनीताल के पास से निकलती है, याद रखना। दामोदर नदी कहां से निकलती है? गलत है। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, कहां से निकलती है? दामोदर निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। इंपोर्टेंट है, याद रखना। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। गलत है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट बात करेंगे, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भेरा। याद रखना, ये झारखंड का क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो आप। रजरप्पा, दामोदर और भेरा में। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी कि डाउन रेपिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली है? दोस्तों, किसके कारण? जो पूर्व में जो बहती है वो है दामोदर नदी। निम्नावलन डाउन रेपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? यह दामोदर नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु
निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह लूनी नदी, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती व इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है और जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी, कहां पर, लूनी राजस्थान लूनी नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवणावली है, सॉल्ट रिवर से व्युत्पन्न हुआ यानी कि प्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों याद रखना लूनी नदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में आपको कौन सा एक सही है? यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। IAS 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। उपयुक्त विकल्प में देखा जाए तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दिस इज कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपने मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? दैट इज कोसी नदी, दैट इज कोसी नदी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स है कोसी नदी का। कौन सा मार्ग है? यह कोसी नदी। मार्ग परिवर्तन के लिए देख सकते हो। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों खारी नदी बनास की सहायक एवं चंबल की उप सहायक नदी है। याद रखना, खारी नदी चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है। नेक्स्ट बात करेंगे 32, निम्न में से कौन सी नदी का सोर्स हिमनदों में नहीं है? दैट इज कोसी। कोसी नदी 3 धाराओं सुन, अरुण व तमोर किसी कोसी के संगम से निर्मित होती है। इस प्रकार कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दैट इज गंडक। त्रिवेणी कैनाल में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला जो है बिहार में स्थित है। कौन सी? गंडक नदी। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? यह है गंडक पर। दोस्तों देखो ऊपर बताया गंडक पर। भारत में उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर नीचे दी गई अनुक्रम का कौन सा है? दोस्तों यह है श्योक है, फिर जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति और स्पीति और सतलज। IAS का क्वेश्चन है। यह श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज नदियां। संताल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? यह मयूराक्षी। याद रखना, संताल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे 37, क्या 2 राज्यों में पहली बार 9 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में आपको बताना है। राज्य नदियां हैं, कौन सा है दोस्तों? बी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश उसको कैन एंड बेतवा नदियां जोड़ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, देख लो ये कैन बेतवा का पढ़ सकते हो। मुलायम सिंह यादव के, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे उस समय, और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को एक MOU पर साइन हुआ था। MP के मुख्यमंत्री थे उसमें बाबूलाल गौर। यूपी और मध्य प्रदेश के राज्यों में कौन सी है? राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से थी। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया जाता है? यह राजघाट बांध। तो बनाया गया कौन सा? राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। 40 क्वेश्चन आ जाओ। सहायक नदी और मुख्य नदियों की बात करेंगे, केवल 3। मानस जो है ये सुमेलित है ब्रह्मपुत्र से। चंबल नदी दोस्तों महू मध्य प्रदेश के निकट जनापा पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन होती है। वहीं सोन नदी गंगा में मिलती है। दोनों 1 और 2 है, सुमेलित नहीं है। वहीं मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट है कथन और कारण। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है।
वहीं दक्कन पठार अपनी पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। दोस्तों काली नदी की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, इसका आंसर बताते हैं कथन और कारण का। इसके कथन कारण में ए गलत है और आर सही है। दोस्तों ए गलत है, आर सही है, डी इज योर आंसर। देखो काली नदी यानी काली रिवर पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। कथन ए गलत हो गया। वहीं कारवार एवं कैगा ये कर्नाटक में पड़ते हैं। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित हैं। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। वहीं दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं, अतः कारण आर सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? दैट इज चेनाब। विश्व का सबसे ऊंचा पुल महात्मा गांधी सेतु स्थित है। दोस्तों कहां पर? यह है बिहार में। देख लो, बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया। 44 देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सा नहीं है? यह सतलज। सतलज है कहीं? देखो सतलज आया हुआ क्वेश्चन देखिए 3 बार आईएएस में, फिर यूपीपीसीएस, जीआईसी और ये सब सतलज नदी में। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्रा। कपिली या कोपली नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। सूची 1 और सूची 2 देखिए, गंगा और इनकी सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी की कौन सी है? गोदावरी की दोस्तों भीमा या मजीरा? नहीं, मजीरा। गोदावरी की मजीरा होगी, कृष्णा की भीमा होगी, यमुना की केन नदी है। सो 4 3 1 2 इज योर आंसर। देख सकते हो आप, मिला लो है। गंगा सोन नदी, गोदावरी मजीरा हो गई, कृष्णा भीमा हो गई और यमुना केन हो गई, ये सोन हो गई। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए नदियां उनकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की है भीमा, ब्रह्मपुत्रा की है तीस्ता, गोदावरी की है इंद्रावती और यमुना की है चंबल। ये देख सकते हो 4 3 2 1 इज योर आंसर। इज योर आंसर। 40 पाँचों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? दैट इज लूनी राजस्थान राज्य में। दोस्तों मैंने ऊपर बताया हुआ, देख लो 500 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 49 देखो, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा कोसी है, कौन सी है? तो यह चंबल। चंबल नदी जो है ये इसका उदाहरण है पूर्वरोपित या अध्यारोपित नदी का। तो पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदी, चंबल है और दूसरी है सोन नदी, ये इसका अच्छा उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी या पूर्वरोपित या अध्यारोपित नदियों का। नेक्स्ट होगा, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिमी बंगाल के बीच में संकोच नदी सीमा बनाती है। 50 बना जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? दैट इज माई नदी। माई नदी दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कहां पर गिरती है? माई नदी खंबात की खाड़ी में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किशन गंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये निकलती है बिहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अध प्रवाह से उद्गमित होती है। दोस्तों पीसीएस का क्वेश्चन है, आर ओ का। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। सूची 1 को मिलाना है। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी, बैरीनाथ झरने से निकलती है सेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा। 1 2 3 4 और आंसर उत्तराखंड। 16 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, ब्रह्मगिरी से कावेरी, बैरीनाथ से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटा नागपुर से स्वर्ण रेखा। 55 पे आ जाओ।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दैट इज दामोदर। ऊपर बात हुई है, फॉल्ट वैली भ्रंश घाटी में प्रवाह करती है। 56 पे आ जाओ, क्या है? नदी और सहायक नदियां। गोदावरी, गोदावरी की वैनगंगा होगी दोस्तों। महानदी की कौन सी होगी? ये दामोदर की ये है, क्या नाम है, बराकर। कावेरी की होगी ये, और महानदी की सिमनाथ किसी और की। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, चलिए अभी निपटा देंगे। बरदा की है पेनगंगा सहायक नदी, महानदी की है शिवनाथ, दामोदर की बराकर और कावेरी की भवानी। पेनगंगा नदी बुल्डाना श्रेणी में है। पेनगंगा नदी बुल्डाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है, यह बरदा से मिलती है। बरदा और पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है, तो प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उपसहायक नदी है। 57 आते हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा या घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित है? पेन्नार से। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन पेन्नार नदी से निर्मित हुई। किससे? पेन्नार नदी से। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी दोस्तों, गंडीकोटा घाटी कैनियन पेन्नार नदी से निर्मित हुई है, और यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में YSR जो है कडप्पा जिले में स्थित है। वहीं गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी अर्थात गॉर्ज या जॉर्ज एवं कोटा अर्थात किला से मिलकर बना है। गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। IAS 22 का क्वेश्चन है, सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दिस दोस्तों। 58 पे आइए, क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सहायक नदियां हैं। बेतवा की नदी है यमुना, ठीक है, बेतवा की। क्षिप्रा की चंबल, वैनगंगा की गोदावरी, तवा की नर्मदा। सो आंसर इज बी। 2143 योर आंसर। देखिए PCS MBBCS 21 का क्वेश्चन है। तो बेतवा की यमुना नदी है, क्षिप्रा की चंबल है, वैनगंगा की गोदावरी, तवा की नर्मदा। तो ये सहायक नदियां उन नदियों की दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां तक बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों को देखा। यहां तक ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मिस करने जैसा कुछ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए कंटेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का ये रिवर सिस्टम था जो मैंने बताया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारी ट्रिब्यूटरीज, उनकी लेंथ, उनका एरिया, उनका ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीजों को एक एक करके हमने डिटेल में बताया, तो इसलिए इंपोर्टेंट यही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नदियों के किनारे जो स्थित नगर है, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।